हेलो बच्चों, देखिए आज से हम लोग 11 का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, कल मैंने सारा आपको इंट्रोडक्शन दे चुका था कि पढ़ाई की प्लानिंग क्या होगी, किस तरह हम लोग पढ़ाई करेंगे, कि ठीक 7 महीने में मतलब लास्ट फरवरी तक में 25-26 फरवरी या 20 फरवरी से 20 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में हम लोग कोर्स को फिनिश कर दें और 2021 में 1 मार्च से हम लोग नया बैच लॉन्च करेंगे। बात समझ आ गया? अभी तक हम लोग नया बैच जो 12 का बनाते थे 11 के बाद, वो हम लोगों का बैच लगभग 3 या 4-5 फरवरी से अर्थात 10 फरवरी के पहले बनता था, लेकिन अब वो थोड़ा सा डिले होगा 20-25 दिन के लिए, क्योंकि 1 जुलाई की क्लास के बजाय आज क्लासें 28 जुलाई से शुरू हो रही हैं। तो चलिए बिना कोई समय खराब किए हुए देखिए, आपको पढ़ने का देखो तरीका समझना है, क्योंकि देखिए अभी आप मेरे स्टूडेंट ऑफलाइन नहीं थे। जब हम लोग ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किए थे तो हमारा कक्षा 12 का स्टूडेंट तो ऑलरेडी ऑफलाइन पढ़ चुका था, तो हमारे स्वभाव से, लिखने के तरीके से सब कुछ परिचित था। तो जो बच्चे सुन रहे हो मेरी बात को, वो वीडियो को रोक के एक नोट्स ले आए, पेन ले आए, पानी की बोतल रख लें और एकांत जगह में घर में बैठ जाएं, बिल्कुल शांत जगह में घर में बैठ जाएं। और एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है क्लास 11th का चैप्टर 1 है समुच्चय, जिसे इंग्लिश में हम लोग सेट्स पढ़ते हैं, अर्थात सेट समुच्चय क्या होता है इस विषय में चर्चा होने वाली है। तो सभी बच्चे वीडियो को रोक दें और सबसे पहले एक नोट्स ले लीजिए, पेन ले लीजिए। यदि आज आप नोट्स ना लिए हो तो रफ में कर लीजिए, लेकिन कल से नोट्स बनाना शुरू करें। पर्टिकुलर मैथ की एक अलग से नोट्स बनानी है, बीच में रफ में कुछ नहीं लिखना। जहां दिक्कत हो मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप मुझसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यदि आप सीधा सीधा कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, तो गणित से सरल सब्जेक्ट कोई नहीं है। तो बिना समय खराब किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात ये कि जिन बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं तो उन बच्चों के पास वीडियो समय से पहुंचता रहेगा, किंतु दूसरे बच्चों को एडमिशन कराने के लिए आप मोटिवेट करिए, थोड़ा सा मेरा सहयोग करिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं। देखो तो समुच्चय होता क्या है, देखिए ये सब बिल्कुल आपके लिए लगभग नया चैप्टर है। बात समझ रहे होंगे, ये बिल्कुल नया चैप्टर है। इसके पहले आपने कुछ पढ़ा नहीं समुच्चय के विषय में, कहीं 10 वर्ष में नहीं पढ़े, इसलिए मैं सोच रहा था कि कुछ नया ही शुरू करते हैं। और तो समुच्चय से पढ़ाना हमने शुरू करने का डिसीजन लिया। तो हेडिंग लिखेंगे, आज की पहली हेडिंग है समुच्चय। लिखना शुरू करो, समुच्चय की परिभाषा। इंग्लिश में डिफिनेशन, इंग्लिश में लिखना है डिफिनेशन ऑफ सेट। इंग्लिश में लिखना है डिफिनेशन ऑफ सेट, हिंदी में लिखना है समुच्चय की परिभाषा। देखिए आज पहले दिन की क्लास है, मैं आराम से आज क्लास को डील करूंगा और कोई जल्दबाजी हम पहले दिन की क्लास में नहीं करेंगे। ठीक, कोर्स को मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका कोर्स बिल्कुल सही समय से मैं खत्म कर दूंगा। 20 से 25 फरवरी के बीच में कोर्स को फाइनल कर दूंगा। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते जिस नियम कानून के साथ मैं बोलूं उसी नियम कानून के साथ आप लोग पढ़ाई का पालन करेंगे। जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा तो फिर हम लोग ऑफलाइन काम करने लगेंगे, आवश्यकता पड़ने पर ऑफलाइन ऑनलाइन एक साथ काम करेंगे। तो समुच्चय होता क्या है, आज हमको लिखना कम है और बोलना ज्यादा है। इंट्रोडक्शन देंगे कि समुच्चय है क्या। देखिए समुच्चय का मतलब होता है एक समूह, समूह का मतलब होता है समुदाय। जरा समझने की कोशिश करिएगा। तो सुपरिभाषित समूह या संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। समुच्चय का मतलब क्या है
कि एक समूह जो होता है उस पूरे समूह को हम समुच्चय कहते हैं, लेकिन उस पूरे समूह को सुपरिभाषित समूह या संग्रह को, संग्रह का मतलब इकट्ठा करना या एक कलेक्शन करना, इंग्लिश से पढ़ते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, इकट्ठा करना। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। मैं और कुछ अन्य बातों से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। समूह को इंग्लिश में यूनिटी पढ़ते हैं, संग्रह को इंग्लिश में कलेक्शन पढ़ते हैं। सुपरिभाषित का मतलब वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब सही परिभाषित। अब जरा आप दिमाग लगाइएगा, जैसे हम लोग सब्जी मंडी जाते हैं, ठीक, तो सब्जी मंडी जब हम लोग जाते हैं तो आप देखते होंगे कि आम का ढेर अलग रहता है, आलू का ढेर लोग अलग लगाए रहते हैं, टमाटर अलग रखे रहते हैं। तो ये सुपरिभाषित समूह है। समूह का मतलब हो गया कि अब आप मिक्स नहीं कर सकते कि आलू के साथ आम को मिक्स कर दें तो समूह सुपरिभाषित नहीं होगा। सुपरिभाषित का मतलब होता है एक ऐसा समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वेल डिफाइन हो। वेल डिफाइन का मतलब सही परिभाषित हो, तो उस पूरे समूह को हम क्या बोलते हैं, समुच्चय या सेट बोलते हैं। समझ में नहीं आया? देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक, आपकी कोई क्लास होगी, चलिए मैं मान लेता हूं कि आप 11th A में पढ़ते हैं, ठीक, आपका सेक्शन A है, आपकी क्लास है 11th और A इसका सेक्शन हो गया। इसमें 50 स्टूडेंटों का एडमिशन हुआ। अभी कुछ नहीं आपको लिखना है, केवल समझना है, केवल समझना है, बाकी कुछ नहीं लिखना। तो आपकी क्लास 11th हो गई, ए आपका सेक्शन हो गया और 50 इसमें एडमिशन है। कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, आप बात समझ लीजिए। तो कक्षा 11A में, अर्थात कक्षा 11 सेक्शन ए में पढ़ने वाले जितने विद्यार्थी हैं, जितने स्टूडेंट हैं, वो एक समूह है और उसी समूह को हम समुच्चय बोलेंगे। तो मैं यदि कहूं कि 11th A में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, तो समुच्चय अभी अभी समझ में आने वाला, मझला कोष्टक से आप वेल डिफाइन करेंगे। समुच्चय को किससे दर्शाएंगे, मझले कोष्टक से दर्शाएंगे और इसमें 50 व्यक्तियों के नाम लिखना शुरू कर देंगे, अर्थात 50 व्यक्तियों का नाम लिखना शुरू कर देंगे। तो ये वेल डिफाइन का चक्कर क्या है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। अब हम कहेंगे कि 50 व्यक्तियों में से बात समझिएगा, 50 व्यक्तियों में से जो टैलेंटेड स्टूडेंट है उनका समुच्चय बनाओ, तो आप नहीं बना सकते। आपके नजर में जैसे क्लास में किसी का नाम राहुल है, समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। क्लास में किसी का नाम राहुल है, तो किसी के नजर में राहुल टैलेंटेड स्टूडेंट है, हमारे नजर में राहुल टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं है। तो यदि मैं कहूं कि कक्षा 11A में, बात समझ जानिएगा, कक्षा 11A में बुद्धिमान विद्यार्थियों का समुच्चय, तो ये समुच्चय डिफाइन नहीं होगा, अर्थात मैं इसको रिप्रेजेंट या दर्शा नहीं सकता। कारण समझिएगा, क्या पता कौन सा स्टूडेंट बुद्धिमान है कौन नहीं है, ये वेल डिफाइन नहीं है। मैं कहूं कि आपकी क्लास में विद्यार्थियों का समुच्चय, तो बात समझिएगा, जो विद्यार्थियों का समुच्चय है वो वेल डिफाइन है, सुपरिभाषित है। 50 का एडमिशन है तो 50 एक समूह बना लिए और उसी समूह को हम लोग समुच्चय बोलते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि आपके कक्षा में अच्छे विद्यार्थियों का समुच्चय, तो अच्छा विद्यार्थी क्या होता है हमें तो नहीं पता है। हम कोई व्यक्ति कहेगा, आप अलग अलग व्यक्ति का राय लेंगे, अलग अलग व्यक्तियों से राय लेंगे, वो कहेगा कि राहुल अच्छा विद्यार्थी है, कोई अगला टीचर कहेगा राहुल अच्छा विद्यार्थी नहीं है, मेरे पैर नहीं छूता, मुझसे नमस्ते नहीं करता, मेरा होमवर्क करके नहीं आता। बात समझिएगा, इंग्लिश वाले सर आए तो राहुल अच्छा विद्यार्थी है, मैथ वाले सर आए तो राहुल अच्छा विद्यार्थी नहीं है, साइंस वाले आए तो रोहित अच्छा विद्यार्थी है। मेरी बात आप समझ पा रहे हो।
तो अच्छे विद्यार्थियों का समुच्चय हम नहीं बना सकते, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं हो रहा। हमारी नजर में कोई अच्छा है तो क्या दूसरे नजर में भी वो अच्छा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। आप अब बात पकड़ में आ गई होगी। इसका मतलब जो समूह है वो सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित समूह या संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। समुच्चय का मतलब होता है समुदाय। समुदाय का मतलब कलेक्शन करना, इकट्ठा करना। आप मेरी क्लास में जैसे 50 लोग सामने बैठे होते, 100 लोग सामने बैठे होते हैं, तो सभी के 100 विद्यार्थी मेरे सदस्य हो जाते, इस हाल के मेरे कोचिंग के स्टूडेंट हो जाते, अर्थात मेरे कोचिंग के क्या बन गए आप? समुच्चय बन गए। और प्रत्येक स्टूडेंट उस समुच्चय का क्या है? सदस्य बन गया। लेकिन मैं कहूं कि मेरे 100 विद्यार्थियों में से किसी को कह दूं कि अच्छे विद्यार्थियों का आप समुच्चय बनाओ, तो अच्छे विद्यार्थियों का हम समुच्चय नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? हमें पता नहीं है कौन सा विद्यार्थी अच्छा है, कौन सा नहीं, हमें थोड़ा पता है। ठीक है, वो आज पढ़ाई कर रहा है तो आज अच्छा है, कल पढ़ाई नहीं करेगा तो बुरा हो जाएगा, तो वेल डिफाइंड नहीं हो सकता, सुपरिभाषित नहीं हो सकता। तो अब कुछ बातें आपको समझ में आने लगी होंगी। तो हेडिंग लिखिएगा, हेडिंग लिखेंगे समुच्चय की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ सेट। इंग्लिश जरूर लिखेंगे सब लोग, इंग्लिश जरूर लिखेंगे। लिखेंगे डिफिनेशन ऑफ सेट। लिखो वस्तुओं के सुपरिभाषित, वस्तुओं के सुपरिभाषित, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे अभी समझाता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मेरी बात सुनते जाइए, बस हो गया। आज 1-2 दिन में लॉजिक पकड़ में आता है, मेहनत करिए, बाकी टेंशन लेने की हो सकता। क्या लिखे? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। लिख लीजिए। नंबर 1, संतरों के ढेरों का समुच्चय। बताता हूं। दूसरे नंबर लिख सकते हैं जानवरों का समुच्चय। आप इतना लिख डालिए, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलो सभी स्टूडेंट लिख डालें। क्या लिखना है? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे मैं नंबर 1 में लिख लीजिए, संतरों के ढेरों का समुच्चय, जानवरों का समुच्चय, तमाम तरह के आप ले सकते हैं। अब जरा दिमाग लगाइए, भेजा लगाइएगा। हम गए सब्जी मंडी। इतना लिखने के बाद देखो, आपको भी मेरे हैबिट से आप परिचित नहीं है, धीरे धीरे होंगे। तो इतना लिखने के बाद आपको लिखना नहीं है रफ कार्य है। ये क्या है? रफ कार्य। बिल्कुल इसको नहीं लिखना। बात समझ में आया? अभी आपको लिखने का तरीका भी नहीं पता, हम धीरे धीरे बताएंगे। आप इसको नहीं लिखोगे, जरा दिमाग लगाइए, भेज लगाइए। मैं क्या बोल रहा हूं? हम गए सब्जी मंडी और यहां पे आलू का ढेर लगा है। किसका ढेर लगा है? आलू का। इस तरह के आलू रखे हुए हैं, ढेर लगा है। दिमाग लगाइएगा, ये आलू का ढेर लगा है। तो जो आलू का ढेर है ये एक समुच्चय है, किंतु हम कहेंगे अच्छे आलूओं का समुच्चय। तो किसी की नजर में बड़ा आलू अच्छा होता है, उसको साइज में बड़ा आलू अच्छा लगता है, किसी को छोटा आलू अच्छा लगता है। तो अच्छे आलूओं का समुच्चय हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमारी नजर में अच्छा आलू की डिफिनेशन क्या है, अगले व्यक्ति के नजर में अच्छे आलू की परिभाषा क्या, हमें नहीं पता। तो वही चीज लिखा है, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। एक ऐसा कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब समुदाय इकट्ठा करना, जो सही परिभाषित हो, उस पूरे समुदाय को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। क्या समझ में नहीं आया? आ गया समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को क्या कहते हैं?
समुच्चय कहते हैं। अच्छा जरा दिमाग लगाइए, थोड़ी देर दिमाग लगाइएगा, भेजा लगाइएगा। हम लोग, आप दो लोग बाजार गए, आप गए और आपके पापा गए, दोनों लोग बाजार गए। अब आप लोग 5 किलो आम खरीदे, 5 किलो समझ लीजिए, इसको मैं आम लिखे दे रहा हूं, मैंगो खरीदे मतलब आम खरीदे। अब आपके नजर में जब कोई, समझ लीजिए कि आप लोग आम खरीद रहे हैं, तो किसी की नजर में क्या आता है, जो आम आप वेट करा रहे हैं, तौला रहे हैं, तो अपने मन पसंद का आम रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो पता चले ये वाला आम उठा के आप तराजू में रखे, ये वाला आम अब आपको पसंद है, लेकिन पापा इसको हटा के कहते ये वाला नहीं लेना, हम दूसरा वाला आम लेना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो जिस व्यक्ति से आप आम ले रहे हो, उसको, उस व्यक्ति ने आम को अलग से सजा के रखा अपनी दुकान में। तो जिस डलिया में उसने आम को सजा के रखा है, वो डलिया एक समुच्चय है, लेकिन उसमें अच्छे आम निकालना एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि हमारे नजर में कोई दूसरा आम अच्छा है, दूसरे के नजर में कोई दूसरा आम अच्छा है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? समझ में आ गया होगा? बेटा बैठ जाओ, लोग बैठ जाओ। दूर अभी 12 की क्लास थोड़ी देर में पढ़ाएंगे, ठीक है? अभी 11 की क्लास पढ़ा रहा हूं, बैठ जाओ दोनों लोग। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब कि सुपरिभाषित वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब आपको समझ में आ गया। जैसे मैं यहां पे लिख दूं, कक्षा 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। ठीक, अगले नंबर में कहूं कक्षा 11 में पढ़ने वाले अच्छे विद्यार्थियों का समुच्चय कक्षा 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय व्यक्त नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गया? कक्षा 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय तो आप सही है, कक्षा 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय तो बराबर चल रहा है, लेकिन यार अच्छे विद्यार्थी क्या होते हैं ये नहीं पता। किसी के नजर में कोई विद्यार्थी अच्छा है, पर हमारी नजर में तो विद्यार्थी अच्छा है। अब फिजिक्स वाले सर से बात किए कि यार ये विद्यार्थी तो बहुत खराब है, ये तो शोर मचाता है क्लास में। तो अच्छा विद्यार्थी वेल डिफाइंड नहीं हो रहा, सुपरिभाषित नहीं हो रहा है। एक ऐसा कलेक्शन, एक ऐसा समुदाय को इकट्ठा करना जो सुपरिभाषित हो, उसे हम समुच्चय कहते हैं। तो ये समुच्चय नहीं है, जबकि ये सारे क्या है? समुच्चय है। तो आप वीडियो को रोकिएगा और देख लीजिएगा। अगली हेडिंग बनाइएगा समुच्चय का अवयव। समुच्चय का, ये अगली हेडिंग है यहां से, का अवयव, एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ सेट। समुच्चय का अवयव, जरा सुनिएगा। अवयव क्या होता है? अवयव क्या होता है? जैसे मैंने क्या लिखा है, संतरों के ढेरों का समुच्चय। आप गए मंडी, फल की मंडी गए, वहां पे संतरों का ढेर अलग लगा है, तो ढेर लगा है ना, तो एक एक संतरा मिला के बड़ा सा ढेर बना होगा, अर्थात प्रत्येक संतरा उस समुच्चय का क्या है? सदस्य है। इसका मतलब कि जिस वस्तु मीन संतरा, समझ आ गया? जिस वस्तु, जिस व्यक्ति अथवा जिस पद को लेकर समुच्चय बना होता है, उस वस्तु अथवा पद अथवा उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? समुच्चय का अवयव कहते हैं। अवयव मीन्स हिंदी में सदस्य। जैसे आप अपने गांव में रहते हैं, तो आप अपने गांव के सदस्य हैं। वोटर लिस्ट में नाम देखेंगे तो आपका वोटर लिस्ट में गांव में नाम रहेगा ना, तो गांव तो आपका एक हो गया समुच्चय, और उस गांव के आप क्या हैं? सदस्य हैं, अर्थात समुच्चय के क्या हैं? सदस्य हैं। तो जरा दिमाग लगाइए, इसका मतलब कि जिन जिन वस्तुओं को लेकर समुच्चय बना होता है, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? समुच्चय का अवयव कहते हैं। तो लिखना शुरू करें।
लिखना शुरू करें। जिस वस्तु अथवा पद, जिस वस्तु अथवा पद अथवा व्यक्ति, बोले दे रहा हूं, जिस वस्तु अथवा पद को लेकर, इसी में चलो इतने में समझ में, जिस वस्तु अथवा पद को लेकर समुच्चय बना हो, उस वस्तु अथवा पद को समुच्चय का अवयव कहते हैं। क्या लिखें? जिस वस्तु अथवा पद को लेकर समुच्चय बना होता है, लिखा स्पष्ट, जिस वस्तु अथवा पद को लेकर समुच्चय बना हो, उस वस्तु अथवा पद को समुच्चय का क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। अवयव को इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? एलिमेंट। हिंदी में अवयव का दूसरा नाम क्या है? सदस्य है। फिर से एक बार में ये आप लिख लीजिएगा वीडियो को रोक के, और एक बार में पूरा डिस्कशन करना चाहता हूं। आज मैं ज्यादा क्लास नहीं पढ़ाना चाहता हूं, आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना चाहता हूं कि ये हो क्या रहा है आखिरकार। अभी आपको फीलिंग नहीं हो रही होगी कि समुच्चय है क्या। छोटी सी बात समझिएगा, लिखा हुआ है समुच्चय मीन्स सेट। सेट का मतलब होता है समुच्चय। समुच्चय की भावना क्या होती है? एक समूह होता है। समूह तो समझ रहे होंगे, कलेक्शन करना, इकट्ठा करना। तो हमने क्या लिखा है? वस्तुओं के सुपरिभाषित। इसको अंडरलाइन आप करिएगा, डार्क पेन से आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसको इंग्लिश में वेल डिफाइन पढ़ते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अर्थात वस्तुओं का समूह बनाना, एक यूनिटी बनाना, या क्या करना? संग्रह। संग्रह का मतलब कलेक्शन, इकट्ठा करना, उसको क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। लेकिन सुपरिभाषित का तात्पर्य यही है। जैसे आम का ढेर लगा है तो वो है आमों के ढेरों का समुच्चय, किंतु आप कहेंगे कि अच्छे आमों का समुच्चय। अब कोई व्यक्ति अपने ठेले में दुकान लगाए हुए है, अपने ठेले में आम बेच रहा है, तो बताइए पूरा दिन ग्राहक आता है कि नहीं आता? सुबह शाम तक। हमारी नजर में अच्छा आम क्या है? हमने उठा के तौला के पन्नी में भरे और घर भागे। अगले व्यक्ति के नजर में अच्छा आम क्या है? वो भी अपने पसंद के उठा के रखेगा ना। किसी को मीठा वाला आम पसंद है, किसी को खट्टा वाला आम पसंद है, कोई छोटा ले रहा है, कोई बड़ा ले रहा है। तो इसका मतलब वही कारण है कि संतरों के ढेरों का समुच्चय ये समुच्चय है, किंतु अच्छे संतरों का समुच्चय हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? हमारी नजर में दूसरा संतरा अच्छा हो सकता है। जो नजर में हमारा संतरा अच्छा हो सकता है, क्या अगले व्यक्ति को यह लगेगा कि यह संतरा अच्छा? तो वेल डिफाइंड का मतलब सुपरिभाषित हो। देखिए, आप किसी व्यक्ति से आप पूछेंगे कि कक्षा 11 में हमारे सेक्शन ए है, 11A है, 50 स्टूडेंट बैठे, तो कोई भी व्यक्ति कहेगा कि हमारे क्लास 11th ए में 50 स्टूडेंटों का एडमिशन है, अर्थात 50 विद्यार्थियों को सबको लेकर कक्षा 11 का समुच्चय बन गया, तो यह समुच्चय हो गया। किंतु कहेगा कि कक्षा 11A में अच्छे विद्यार्थियों का समुच्चय बताओ, तो कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि मेरे नजर में राहुल अच्छा है, अगले सर के नजर में राहुल अच्छा है नहीं। अर्थात अच्छे विद्यार्थियों का समुच्चय हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो सुपरिभाषित नहीं हो रहा। क्यों नहीं सुपरिभाषित हो रहा है? क्योंकि सभी व्यक्तियों के दिमाग में कोई एक व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता। अब भी समझ में नहीं आए तो समझ में आ गया होगा। तो समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। ये तो समझ में आ गया भैया। समुच्चय होता क्या है? एक समूह होता है, एक समुदाय होता है। तो उसमें क्या लिखेंगे? संतरों के ढेरों का समुच्चय, इसे जानवरों का समुच्चय। अब जानवरों के समुच्चय में देखिए बहुत सारे जानवर आ जाते हैं। अब कहेंगे कि अच्छे जानवरों का समुच्चय, किसी को कुत्ता अच्छा लगता है, किसी को बिल्ली अच्छी लगती है, किसी को गाय अच्छी लगती है, किसी को भैंस अच्छी लगती है। तो अच्छे जानवरों का समुच्चय हम कहां बना सकते हैं? खराब का भी नहीं बना सकते। तो मैंने क्या लिखा है? संतरों के ढेरों का समुच्चय एक समुच्चय है, उसमें अच्छे बुरे सब भरे हुए हैं।
ढेर लगा हुआ है। जानवरों का समुच्चय, कक्षा 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, ये भी बराबर है। फिर क्या लिखा, कक्षा 11 में पढ़ने वाले अच्छे विद्यार्थियों का समुच्चय व्यक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात ये समुच्चय क्या है, नहीं है। तो मैं यहां लिखे दे रहा हूं, आप लोग भी चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, समुच्चय नहीं है। अब समझ में आ गया, इसका मतलब समुच्चय क्या है, ये क्लियर आ गया। अब भैया अगली हेडिंग क्या है, समुच्चय का अवयव, एलिमेंट ऑफ सेट। इसका मतलब जिन वस्तुओं को लेकर एक समूह बना हो, जिन जिन वस्तुओं को लेकर समूह बना हो, प्रत्येक वस्तु वो क्या कहलाती है, समुच्चय का सदस्य कहलाती है। आप मेरे 11 के स्टूडेंट हैं, आप मेरी कोचिंग में एडमिशन ले लिए हैं, तो क्या मेरे कोचिंग के सदस्य नहीं हो गए आप? क्या आपकी तरह बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लिए हुए हैं? तो मेरा जो कोचिंग गए 11 का बैच का समूह बना, वो समुच्चय बन गया, और आप सब लोग क्या हो गए, समुच्चय के क्या बन गए, सदस्य बन गए। इसका मतलब जिस वस्तु अथवा पद को लेकर समुच्चय बना होता है, उस वस्तु अथवा पद को हम समुच्चय का क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। जैसे सुनना, जैसे नंबर 1, एक संतरा कामा संतरों के ढेरों का अवयव कहलाता है। हाँ, समझने की कोशिश की रहे, मैंने क्या लिखा, एक संतरा का मतलब समझ रहे हैं, संतरों का ढेर लगा हुआ है, उस संतरों के ढेर में जो एक संतरा है, बात समझ रहे हो, जो सिंगल पीस है, तो एक संतरा संतरों के ढेरों का क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है। एक एक संतरों से तो बड़ा सा ढेर लगा होगा। इसी तरह हम कहें, जरा दिमाग लगाना, कुत्ता जानवरों के समुच्चय का अवयव कहलाता है। हमने क्या लिखा है कि जो कुत्ता होता है वो जानवरों के समुच्चय का अवयव है, क्योंकि जानवरों के समुच्चय में कुत्ते का भी नाम होगा, तो जो कुत्ता है वो जानवरों का क्या है, अवयव, समुच्चय का अवयव हो गया। तो दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि समुच्चय का अवयव क्या होता है, जिस व्यक्ति को लेकर, जिस वस्तु को लेकर, जिस पद को लेकर समुच्चय बना हो, उस व्यक्ति अथवा उस पद को हम क्या कहते हैं, समुच्चय का क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई, ये नोट कर लीजिए। मैं हटा जा रहा हूं, आप वीडियो को रोकेंगे थोड़ी देर के लिए और नोट कर लेंगे। चलिए अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई अच्छी तरह से। अब हेडिंग क्या लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे समुच्चय का संकेतन। हेडिंग लिखेंगे समुच्चय का संकेतन, इंग्लिश में इंडिकेट ऑफ सेट। इंग्लिश में लिखना है इंडिकेट, INDICATE, इंडिकेट ऑफ सेट। अर्थात इसको इंडिकेट कैसे करेंगे, इसका डिनोशन कैसे करेंगे, इसको डिनोट कैसे करेंगे या इंडिकेट कैसे करेंगे, इस विषय में चर्चा होने वाली है। अब समझने की कोशिश करेंगे सब लोग। देखिए कठिन कुछ नहीं है, आभास करिएगा बातों को, तो कठिन कुछ नहीं है इस दुनिया पे। आपको दो बातें बिल्कुल क्लियर हो गई, फिर से मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना। फिर से एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आखिरकार समुच्चय है क्या? गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप आभास कर लिए, यदि आभास कर लिए तो बिल्कुल प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जरा आभास करो, मैं आपसे पूछूंगा समुच्चय क्या है, तो आप बताएंगे कि समुच्चय एक समूह है, समुच्चय एक संग्रहण करना है, इकट्ठा करना है वस्तुओं को, लेकिन सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब समझ गए? हम 11 का बैच बना रहे हैं ना, तो स्टूडेंटों को इकट्ठा ही तो कर रहे हैं हाल के अंदर। तो मेरे हाल में बैठे हुए सारे विद्यार्थी क्या मेरे समुच्चय नहीं हो गए, मेरे सदस्य नहीं हो गए? लेकिन मैं कहूंगा कि अच्छा विद्यार्थी, तो अच्छा विद्यार्थी कोई नहीं होता, वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि अच्छा विद्यार्थी, मेरे नजर में कोई विद्यार्थी अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे टीचर के नजर में भी वो अच्छा विद्यार्थी हो। क्या समझ पा रहे?
सबकी दुनिया में अलग अलग अपनी अपनी राय होती। तो इसका मतलब वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम समुच्चय कहते हैं। जैसे कक्षा 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, जितने आपके स्कूल में कक्षा 11 में पढ़ते हैं उनका नाम आप कामा लगा के लिख दीजिए, एक समूह बन जाएगा और वो समूह समुच्चय कहलाएगा। ये बात भी आपको पकड़ में आ गई। सुपरिभाषित का कारण क्या है? यदि मैं लिखूंगा कक्षा 11 में पढ़ने वाले अच्छे विद्यार्थियों का समुच्चय व्यक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात ये समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं व्यक्त किया जा सकता? क्योंकि अच्छे विद्यार्थी वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। इनका कलेक्शन कैसे आप सुपरिभाषित करोगे? जैसे मैं कहूंगा कि 10 विद्यार्थी आप चुनो, तो आप चुन लिए, कोई व्यक्ति आया क्यों इसको क्यों चुन लिए, ये तो साला पढ़ता ही नहीं है, इसको बाहर करो, तो आप चुन ही नहीं सकते, हमेशा कंफ्यूजन में पड़े रहोगे, तो वेल डिफाइंड नहीं होगा। क्या समझ में आ गया? अब भैया समुच्चय के अवयव क्या होते हैं? जिन वस्तुओं को लेकर, जिन व्यक्तियों को लेकर एक समूह बना हो, ठीक, आप लोगों को लेकर मेरा एक बैच बन गया और उस बैच को मैं समुच्चय बोलूंगा, और प्रत्येक स्टूडेंट मेरे बैच के क्या हो? सदस्य हो। सदस्य का मतलब समुच्चय के क्या है? अवयव है। क्या समझ में नहीं आया? जैसे मैं एक बात और यहां समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये एक डलिया रखी हुई है, समझना, एक डलिया रखी हुई है, इसमें ढेर सारे ये मान के चलिए आम रखे हुए हैं। तो प्रत्येक आम, ये क्या है? आम का समुच्चय है, ये आम का समुच्चय है, और प्रत्येक आम इस समुच्चय का क्या है? सदस्य है। तो वही चीज मैंने लिखा है, जिस वस्तु अथवा पद को लेकर समुच्चय बना होता है उस वस्तु अथवा पद को हम क्या बोलते हैं? समुच्चय का अवयव कहते हैं। क्या समझ में आ गया ये बात? ही लिखेंगे इंडिकेट, इंडिकेट ऑफसेट, हिंदी में लिखना है समुच्चय का संकेतन। कैसे संकेत करेंगे मैं बता दूं। संकेत कैसे करना है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना। लिखेंगे समुच्चय को सूचित करने के लिए, हाँ ये हेडिंग डाल लीजिएगा, मैं लिखा रहा हूं समुच्चय को, बोल रहा हूं, लिखना शुरू करो लिखना। समुच्चय को सूचित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, मतलब अल्फाबेट का कैपिटल लेटर, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी का प्रयोग करते हैं। क्या लिखें? समुच्चय को सूचित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों को, अर्थात जो एक समुदाय होगा उसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों कैपिटल ए बी सी डी डॉट डॉट एक्स वाई जेड से व्यक्त करेंगे। तथा समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों, अंग्रेजी वर्णमाला के, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों स्मॉल ए बी सी डी से व्यक्त करते हैं। तो मैंने डिनोशन बताया कि समुच्चय को इंडिकेट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। मैंने क्या लिखा है? समुच्चय को सूचित का मतलब प्रदर्शित करना, ठीक है, समुच्चय को दर्शाना। समुच्चय को सूचित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी डॉट डॉट का प्रयोग करते हैं, और उसके अंदर जो सदस्य भरे होंगे उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों ए बी सी डी डॉट डॉट से व्यक्त करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल में लिख रहा हूं कैपिटल ए और अंदर भर रहा हूं एक्स वाई जेड। देखो अभी समुच्चय को दर्शाने के लिए
कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, जिसे इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं, धन कोष्टक, जिसे हम लोग मंझला कोष्टक भी से जानते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट पता है इसको क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट। अंदर क्या भरा हुआ, एक्स वाई जेड, ये स्मॉल लेटर में भरा हुआ। क्या समझ में आ गया? अब जरा दिमाग लगाइए, अब बुद्धि लगाइएगा। ये तीनों व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति का नाम यक्स है, दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है, वाई है, तीसरे व्यक्ति का नाम क्या है, जेड है। ये तीनों व्यक्ति कक्षा 11 में पढ़ते हैं और उनका सेक्शन क्या है, कैपिटल ए, ऐसे महसूस करो। तो मैंने क्या लिखा कि समुच्चय को सूचित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ए बी सी डी डॉट डॉट का प्रयोग करते हैं और तथा समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों ए बी सी डी डॉट डॉट से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब अभी समझने की कोशिश करिए, थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करिए कि देखो ये इसके अंदर ये इस तरह प्रदर्शित करना एक समुच्चय होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं समुच्चय। अर्थात समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए, समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए आप मझले कोष्टक का प्रयोग करेंगे और इस पूरे कोष्टक का नाम क्या होगा, समुच्चय। इसको क्या पढ़ेंगे, समुच्चय। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, सेट। और इस सेट का जो नाम होगा वो अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर लेंगे, ए ले लिए, बी ले लिए, सी ले लिए, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, कुछ भी ले लिए। लेकिन जब इसके अंदर सदस्य भरना हो तो अल्फाबेट भरेंगे छोटे अक्षरों में, सपोज दैट छोटे अक्षरों में भरेंगे। इसका मतलब क्या है कि समुच्चय एक समूह को दर्शाने के लिए हम लोग मझले कोष्टक का प्रयोग करेंगे। उस मझले कोष्टक का नाम होगा समुच्चय। अंदर सदस्य भरने के लिए एक सदस्य को दूसरे सदस्य से, अर्थात एक अवयव को दूसरे अवयव से अलग करने के लिए कामा का चिन्ह लगा देंगे और कैपिटल लेटर में नाम ले लेंगे। अर्थात जो एक समुच्चय होगा उसका नाम कैपिटल लेटर में होगा और जो समुच्चय के अंदर सदस्य होंगे उनके नाम क्या होंगे, स्मॉल लेटर में होंगे। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, ठीक। तो ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है नंबर 1। दूसरे नंबर में समझना है, यदि, सुनो दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूं, यदि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी समुच्चय कैपिटल एक्स के अवयव हैं, के अवयव हैं। मैंने क्या लिखा है, यदि स्मॉल ए बी सी डी समुच्चय कैपिटल एक्स के अवयव हैं तो इस कथन को इस तरह देखना, ये कैपिटल एक्स हो गया, कैपिटल एक्स एक समुच्चय है और ये एक समूह बन गया। और कैपिटल एक्स में कौन कौन रहता है, ए बी सी डी रहते हैं। इनको किसमें भरोगे, मझले कोष्टक में। क्रम का कोई महत्व तो नहीं है, ए बी सी डी आप कहीं भी लगा सकते हो। तो क्या है, ए बी सी डी। तो ये समझ में आ गया हमने क्या लिखा, किसी भी सेट को सूचित करने के लिए, अर्थात पूरे कलेक्शन को, पूरे समूह को सूचित करने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर यूज करेंगे, लेकिन समुच्चय के अंदर एलिमेंट भरने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के किसका प्रयोग करेंगे, स्मॉल लेटर का प्रयोग करेंगे। अब आप कोई गिनती आ जाती है, जैसे मैं लिखूं तीसरे नंबर का उदाहरण, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिख लीजिए। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, देखो नेचुरल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में कैपिटल एन से, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर जी अभी तो आप कह रहे थे स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो बेटा जब अल्फाबेट यूज करेंगे तब स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। और कक्षा 7-8 से पढ़ना शुरू कर देता है लड़का, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, आप लोग बैठे हो बताओगे कोई, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या नहीं पता आप लोगों को, 1 से लेकर अनंत तक, मतलब 1 से शुरू होता है। तो क्या भरेंगे, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। क्या समझ में आ रहा है। तो ये प्राकृतिक संख्याओं का एक सेट बना, इस सेट का नाम क्या देंगे, कैपिटल एन। कैपिटल एन क्यों नाम देंगे, क्योंकि कौन सा समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। और प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर। अब किसी बच्चे ने इतना आज्ञाकारी शिष्य कोई
कि सर जी स्मॉल लेटर में क्यों नहीं लिख रहे हो? अरे भैया क्योंकि गिनती स्मॉल लेटर में होती है क्या? ये 2 का मतलब 2 कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर होता है क्या? नहीं होता। इसीलिए मैंने लिखाया है कि जिस वस्तु जिस पद को लेकर, वस्तु का मतलब तो समझ में आ गया कि जो निर्जीव वाली चीजें हैं, पद का मतलब तो यही हुआ ना 1 2 3 4। तो ये इसका मतलब ये सब सारे क्या हैं? सदस्य हैं। और ये पूरा जो समूह बना, ये समूह को हम क्या बोलेंगे? समुच्चय बोलेंगे। लेकिन इस समुच्चय का कभी नामकरण करना पड़ जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर लेंगे आप, समझ में आ गया? लेकिन अंदर सदस्य भरने पड़ जाएं तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्या लेंगे? स्मॉल लेटर लेंगे अथवा गिनती लेंगे। तो आप ये कंप्लीट कर लीजिए। देखिए मैं हटा जा रहा हूं, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब मैं नोट करके कुछ चीजें लिखाने जा रहा हूं। देखिए मैं हट गया हूं, पूरा बोर्ड दिख रहा होगा आपको। पूरा बोर्ड दिखने के बाद आप अब मैं यहां से, आप ऊपर ना लिखिएगा, मैं नोट लिखाने जा रहा हूं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, ठीक? जैसे देखिए मेरी कोचिंग का नाम है इंटीग्रल एजुकेशन, समझ में आ गया? तो इंटीग्रल की स्पेलिंग कैपिटल आई से शुरू होती है। भेजा लगा ना, थोड़ा सा लिखना नहीं है, रफ काम है, भी नोट में मैं लिखा रहा हूं, ठीक? अब मेरी कोचिंग में कक्षा 11 का एक बैच बना, उसका नाम मैंने रखा दिया कैपिटल आई। अब आप कहोगे कि सर जी स्मॉल आई रख लो, तो फिर कूटूंगा यहीं से। तो मैंने बताया कि सेट का नाम अंग्रेजी वर्णमाला का किस में रखना है? कैपिटल लेटर में रखना है, बात खत्म। अब हमारे कोचिंग में एक नया लड़का आया राहुल। अब कहोगे कि सर जी राहुल को स्मॉल लेटर से लिखो, तो फिर कूटूंगा मैं तुम्हें। क्यों? क्योंकि यार ये व्यक्ति है ना। अब व्यक्ति में स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर कहां से लाऊं यार? छोटा सा बच्चा ले आऊं तो स्मॉल लेटर, और आप लोग कैपिटल लेटर हो गए। तो ये सब संभव नहीं है, लॉजिक पकड़ो। इसका मतलब राहुल का एडमिशन हो गया, चलिए रोहित का भी एडमिशन हो गया, ठीक है, संजय का एडमिशन हो गया, और किसका एडमिशन कराना? बहुत सारे व्यक्तियों का इस तरह एडमिशन है। अब देखो मैं खाली कर दिया और एडमिशन मेरे भराइएगा, भेजा लगाना। क्या राहुल मेरे कोचिंग में नहीं पढ़ता? तो राहुल भी तो सदस्य है, रोहित भी तो सदस्य है, बात आप समझ रहे हो? रोहित भी तो सदस्य है, संजय भी तो सदस्य है, तमाम तरह के नाम भर सकते हैं। लेकिन इनका क्या क्रम जरूरी है? यदि पहले दिन की क्लास में राहुल आगे वाली बेंच में बैठ गया तो थोड़ा सा राहुल लेट हो गया, तो राहुल तो तीसरे मेज में दूसरे दिन की क्लास में चला गया। अर्थात मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, पहले मैं संजय भर सकता हूं, फिर मैं राहुल भर सकता हूं, फिर मैं रोहित भर सकता हूं। दिमाग लगाना। अच्छा सर जी ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है, दिमाग लगाना। आप क्लास के अंदर हो, ये मेरा मझला कोष्टक मेरा हाल है, आप हाल के अंदर हो कि नहीं? हाल के भी अंदर हो तो आप समुच्चय हो, क्योंकि मेरे सदस्य हो। अर्थात सदस्यों का क्रम लिखना कोई जरूरी नहीं है कि क्रम से ही लिखना जरूरी है। मेरी बात आपको पकड़ में आ गई होगी। एक बात तो लॉजिक ये पकड़ लीजिए कि क्रम का तो कोई महत्व नहीं है। क्रम का क्यों महत्व नहीं है सर जी? अब जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, आपको लॉजिक पकड़ में आ जाएगा, ठीक? एक बस में हम लोग 20 लोग बैठा रहे हैं, ठीक? 20 लोग बैठा दिए, भेजा लगाइएगा। 20 लोग बैठा दिए, अपने अपने मेज पे, अपनी अपनी चेयर पे बैठ गए, जहां कुर्सी मिली बस पे बैठ गए, ठीक? कोई बैग वैग नहीं लिए हम लोग, मतलब आपको पर्टिकुलर सीट नहीं दी गई। बीच में 10-15 मिनट के लिए बस खड़ी हो गई और सबको कहा गया कि भैया थोड़ा सा घूम फिर लो, समझ गए होंगे। फिर कहोगे फिर बस में आ जाओ, तो पता चले हम जिस सीट में बैठे थे उस सीट में अंकल जी आके बैठ गए, और हम चले गए अंकल जी के बगल में, और अंकल जी के बगल में आंटी जी बैठ गई। भेजा लगाना। तो क्या आप बस के अंदर हो कि बाहर हो? बस के अंदर हो, लेकिन 20 मिनट के पहले की पिक्चर अलग थी। आप कहीं दूसरे कुर्सी में बैठे थे, 20 मिनट बाद दूसरे कुर्सी में बैठ गए, किंतु बस के अंदर घुसे हो।
इसलिए जो बस है वो एक समुच्चय है, और समुच्चय के सारे सदस्य जरूरी नहीं है कि एक ही क्रम में लिखे जाए, आपकी मर्जी इधर उधर लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंतु यदि छोड़ दिए आप, बात समझ में आया, तो फिर समुच्चय नहीं है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात जरा समझिएगा, यदि मेरे कोचिंग का नाम कैपिटल आई है और यदि इसमें राहुल का एडमिशन है, तो राहुल, दिमाग लगाना थोड़ा सा, राहुल बिलोंग करेगा कैपिटल आई को। इस चिन्ह को क्या पढ़ते हैं, देखो बनाते कैसे, छोटी छोटी सी बात बता रहा हूं, एक तो सामने नहीं हो मेरे, पता नहीं कैसे आप लोग पढ़ो। देखो इसको सी की तरह बना के इसको काट देते हैं ऐसे करके, कैसे बनाते हैं, सी की तरह, और एक लाइन खींच देते हैं, इसको कहते हैं बिलोंग। अच्छा, जब हम लोग कक्षा 12 में पढ़ के यहां से हिंदी मीडियम, शुद्ध हिंदी मीडियम हम लोग पढ़े थे, और हम बाहर गए, इलाहाबाद तैयारी करने गए, आगरा गए पढ़ने, इधर उधर घूमे घामे, तो लोग यार ये पूछने लगे कि आप कहां से बिलोंग करते हो। सच बताऊं, मुझे पहली बार नहीं पता था इलांग बिलोंग का मतलब क्या, मुझे ये नहीं पता था यार बिलोंग क्या होता है। यार मैं बगल वाले से पूछा, यार ये क्या पूछ रहा है मुझसे, बताओ मुझे। वो ये पूछ रहा है कि कहां से बिलोंग करते हो भैया, किस जिले में रहते हो, किस राज्य में रहते हो, किस गांव में रहते हो। तो मैंने कहा भैया मैं चित्रकूट जिले से बिलोंग करता हूँ, जल्दी से बता दिया, मुझे मीनिंग नहीं पकड़ में आ रही थी। तो बिलोंग का मतलब क्या है, कि इसका मतलब राहुल मेरे कोचिंग में एडमिशन ले लिया, तो राहुल मेरी कोचिंग को क्या करता है, बिलोंग करता है। इसका मतलब राहुल बिलोंग आई हो गया। अब देखिए ठीक उसी तरह रोहित भी तो मेरी कोचिंग में एडमिशन लिया है, वो भी तो फीस दिया है, तो रोहित भी बिलोंग करता है किसको, कैपिटल आई को। इसी तरह संजय भी बिलोंग करता है, संजय किसको बिलोंग करता है, वो भी आई को। किंतु देखो सीमा नाम की एक लड़की है, अभी तक मेरे यहाँ एडमिशन नहीं ली है, आप चाहो तो एडमिशन ले लीजिए, जरा दिमाग लगाना। तो सीमा कहाँ मेरी कोचिंग में पढ़ती है, देखो कहीं सीमा दिख रही है, इसका मतलब कि सीमा कक्षा 11 में तो पढ़ रही है, बहुत सारे स्कूल हैं, किंतु मेरे कोचिंग में एडमिशन नहीं लिया, अर्थात सीमा मेरी कोचिंग को डज नॉट बिलोंग करती है। मेरा कोचिंग क्या है, कैपिटल आई। इसका मतलब जो सदस्य सेट के अंदर हैं वो बिलोंग करेंगे, और जो सदस्य सेट के अंदर नहीं है वो बिलोंग नहीं करेंगे। इसका मतलब फीलिंग क्या है, देखिएगा सब रफ्तार चल रहा था, अब फीलिंग क्या है जरा दिमाग लगाना। देखो मैंने कैपिटल ए यहां लिखा एक्स वाई थोड़ी देर के लिए, ये क्या है, ये क्या है, अवयव, इसको क्या बोलेंगे, अवयव, ये भी अवयव है, इंग्लिश में एलिमेंट, हिंदी में अवयव या सदस्य। अवयव यक्स समुच्चय ए में उपस्थित है, यदि अवयव यक्स, ठीक है ऐसा बोलूं मैं, यदि समुच्चय कैपिटल ए का अवयव स्मॉल एक्स है, देखो मैं लिख रहा हूं इधर नंबर 1 में, लिखना नहीं है, यदि समुच्चय कैपिटल ए का अवयव स्मॉल एक्स है, तो आज बहुत तेज बोल गया, मेरा गलत वो हो गया, भारी हो गया। तो इस कथन को एक्स बिलोंग ए से व्यक्त करते हैं, क्या लिखें, यदि समुच्चय कैपिटल ए का अवयव एक्स है, क्या एक्स ए में नहीं लिखा, ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट आया, तो इसको गणित की भाषा में क्या बोलेंगे, एक्स बिलोंग ए से व्यक्त करते हैं। अगली लाइन पे लिख रहा हूं दूसरे नंबर में, यदि समुच्चय कैपिटल ए का अवयव वाई है, तो इस कथन को वाई बिलोंग ए से व्यक्त करते हैं। अगली बात मैं समझाता हूं, क्या इसमें जेड लिखा है, नहीं लिखा, तो थोड़ा सा निषेधन कर देते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक, ताकि कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाए। तो मैं तीसरे नंबर में क्या लिखूंगा, ध्यान सुनना, यदि समुच्चय कैपिटल ए का अवयव जेड नहीं है, देखो इसमें जेड नहीं लिखा, तो बताओ इसको क्या लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि कोई समूह है
उसका नाम कैपिटल ए है और उस समूह में जेड क्या है, स्मॉल जेड नहीं रहता है, तो इस कथन को क्या लिखूं, जेड डज नॉट बिलोंग, ऐसे काट देना। क्या लिखेंगे, जेड डज नॉट बिलोंग ए से व्यक्त करते हैं। ये आपको नोट कर लेना है। कल मैं आगे की क्लास यहां से पढ़ाऊंगा, आज पहले दिन की क्लास थी इसलिए छोटा सा वीडियो बनाया हूं। बहुत जल्दी हम लोग रफ्तार में आ रहे हैं। फिर से एक बार मैं तीनों नंबर लिख रहा हूं, इन्हें ना लिखने लगना कि तीनों नंबर लिख रहा हूं। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आई हो पढ़ने में तो इन नंबरों में संपर्क करेंगे। ठीक, इन तीनों नंबरों में आप संपर्क करेंगे। सब लोग टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। पढ़ाने की प्लानिंग क्या होगी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मुझे जस्ट इसके बाद 12 का बैच बनाना है, मतलब क्लास पढ़ानी है 12 की। तो मैं मिलता हूं कल इसी समय से। कल धन्यवाद।